करेंगे पत्र, अकाउंट बंद करने की मांग। कहा यह प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश। छत्तीसगढ़ में हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों का सीएम आवास पर प्रदर्शन। नर्सों ने सीएम भूपेश बघेल को भेजी राखी, 5 सूत्रीय मांग पूरी करने की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले एक बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर है, नवनियुक्त मंत्रियों को प्रभार मिल चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को प्रभार बांट दिए हैं। गौरीशंकर बिसेन नर्मदा घाटी विकास, राजेंद्र शुक्ल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जनसंपर्क, राहुल लोधी कुटीर एवं ग्रामोद्योग स्वतंत्र प्रभार और वन, ये विभागों का बंटवारा आज कर दिया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले शपथ ली थी 3 नए मंत्रियों ने, आज उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर आने वाले हैं। 1 सितंबर को उनका रायपुर का दौरा रहने वाला है। अमित शाह सुबह 6:40 पर माना एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और सुबह 7 बजे बीजेपी वे मुख्यालय पहुंचेंगे। अमित शाह बीजेपी संगठन की बैठक लेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और 2 सितंबर को कांग्रेस पर आरोप पत्र पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे आरोप पत्र प्रस्तुत करने वाले अमित शाह दीनदयाल ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम होगा। दोपहर 3 बजे जनसभा को वे संबोधित करेंगे। खैरमाल, अर्जुंदा और सरायपाली में सभा करेंगे। शाम 5:30 बजे माना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 2 दिनों का उनका बहुत बिजी शेड्यूल रहने वाला है और बहुत चुनावी कार्यक्रम, कई सारे चुनावी कार्यक्रम है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से उनका ये दौरा बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि आरोप पत्र जारी करना है, उसके बाद सभा भी उनको करना है। कई जगहों पर सभा भी करेंगे और उसके बाद फिर लौटेंगे। और सबसे जरूरी बात यह कि सुबह से उनका दौरा शुरू हो जाएगा। 6:40 पर तो वो पहुंच जाएंगे रायपुर और उसके बाद 7 बजे बीजेपी दफ्तर जाकर वो बैठक भी लेनी शुरू कर देंगे। रायपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसको लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल्स की जांच हो रही है। राष्ट्रपति मुर्मू की सुरक्षा में 1100 जवान तैनात रहेंगे। द्रौपदी मुर्मू कल रायपुर पहुंचेंगी, जिनके लिए पुलिस परेड के साथ साथ काफिले की भी तैयारी की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। इन सभी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद घासीदास संग्रहालय में 1300 साल पुरानी मंजूश्री की प्रतिमा को वे देखेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रत्याशियों के नामों का पैनल बना दिया है। 7 विधानसभा सीटों में 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर सिंगल नाम है या कहें कि सिंगल दावेदार हैं। रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय, आरंग से शिव डहरिया और अभनपुर से धनेन्द्र साहू का सिंगल नाम भेजा गया है। इसके अलावा दक्षिण विधानसभा से 3 नामों का पैनल बनाया गया है। उत्तर सीट से भी 3 नाम है पैनल में और धरसीवा में नए प्रत्याशी को मौका मिल सकता है। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल की सीट जो पाटन है, वहां से सिंगल नाम है, मुख्यमंत्री का ही नाम है। साजा से रविंद्र चौबे का सिंगल ही नाम है। कवर्धा से मोहम्मद अकबर का भी सिंगल नाम है और खरसिया से मंत्री उमेश पटेल का भी सिंगल ही नाम भेजा गया है। वहीं कोंटा आपको सीट मालूम होगी, बहुत महत्वपूर्ण सीट है। कवासी लखमा आते हैं यहां से और उनका भी सिंगल ही नाम है। वहीं मंत्री गुरु रुद्र जो हैं, उनको अहिवारा की जगह नवागढ़ से टिकट मिल सकता है, क्योंकि फिलहाल तो वो अहिवारा से विधायक हैं, लेकिन नवागढ़ से इस बार उन्होंने आवेदन कर दिया।
और इधर रायपुर से बड़ी खबर है कि नर्सों ने सीएम आवास के पास प्रदर्शन किया है। सीएम भूपेश बघेल को राखी भेजी और स्वास्थ्य कर्मियों की मांग पूरी करने की मांग की। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उनका आंदोलन लगातार चल रहा है और हड़ताल लगातार जारी है। और इसी को लेकर आज उन्होंने मुख्यमंत्री को रक्षाबंधन का उनके साथ पर्व मनाने के लिए राखी प्रेषित की, राखी भेजी है और मांग पूरी करने की मांग भी की। स्वास्थ्य विभाग को न छोड़ जाना भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे। भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन पूरे छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया गया। पिछले 2 साल कोरोना काल की वजह से रक्षाबंधन का त्योहार फीका था, लेकिन इस बार भाई बहन के बीच रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मना। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी वर्ग के लोगों ने रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर उत्साह दिखाया। इस मौके पर प्रदेश के तमाम बाजार गुलजार नजर आए। बहनों ने भाई के लिए राखियां खरीदी, मिठाइयां खरीदी, खूब भीड़ देखी गई दुकानों पर। प्रदेश के कई जिलों में बहनों ने जवान भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इधर छत्तीसगढ़ में जारी सियासी नूरा कुश्ती के बीच सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी बिफर पड़ी। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के अविवाहित होने पर उनके बयान पर बीजेपी सांसद ने सीएम को पत्र लिखा और नाराजगी जताई, साथ ही साथ रक्षा सूत्र भी भेजा। और इस सब के बाद दोनों पक्षों से वार पलटवार शुरू हो चुका है। 2 बार की विधायक लोकसभा जीते, अब उसको बच्चा कर रहे हैं, तो फिर वो तो शादीशुदा हैं, उसके बाल बच्चे हैं। सरोज पांडे जी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तो चुनावी मौसम में सीएम बघेल के इस बयान ने बीजेपी को एक मौका दे दिया है सरकार के मुखिया को घेरने का। सरोज पांडे ने सीएम को राखी के साथ एक पत्र लिखकर अपनी नाखुशी जताई है और लगे हाथ सवाल पूछा है कि क्या जिस तरह से मेरे अविवाहित होने का मजाक उड़ा रहे हैं, यही भाव कुमारी सैलजा और ममता बनर्जी के लिए भी रखते हैं। सरोज पांडे के राखी भेजने पर सीएम बघेल ने ट्वीट किया कि बहन ने राखी भेजी है। वहीं कांग्रेस की तरफ से इस पर सफाई भी आ गई है। उनको सिर्फ उनकी हाइट कम होने की वजह से बच्चा बता दिया। तो आप भी तो लंबे समय से लोकसभा में रही हैं, राज्यसभा में रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महापौर हैं, तो इसका मतलब है थोड़ी कि आप अविवाहित हैं तो बच्ची हो जाएंगी। उनका आशा यह था। इसमें आपने बल्कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के उनके हाइट कम होने का मखौल उड़ाया। दरअसल विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब दीपक बैज ने बीजेपी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी होने पर पार्टी में घमासान की बात कही, जिसके जवाब में सरोज पांडे ने कहा कि दीपक बैज क्या बोलेंगे, वो अभी बच्चे हैं। और अब सरोज पांडे के इस बयान पर सीएम का जवाब आया और बवाल शुरू हो गया। माननीय भूपेश जी, आपने बहन सुश्री सरोज पांडे के कुंवारेपन का भद्दा मजाक उड़ाया है। आप कुंवारा भी कहते हैं और कहते हैं उनके तो बच्चे नहीं है। आखिर ये किस प्रकार का मजाक है? छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा सुश्री सरोज पांडे के अविवाहित होने का उपहास उड़ाया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। यह छत्तीसगढ़ की महतारियों की ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की महिलाओं को शर्मसार करने वाली घटना है। मुद्दों को भुनाने में महारत रखने वाली बीजेपी ने सीएम के बयान को हाथों हाथ लिया, जिसे चुनावी मौसम पर पार्टी पुरजोर तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी। अब देखना यह है कि इस मुद्दे को सत्ताधारी पार्टी अपने पक्ष में कैसे मोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुर्सी की दौड़ शुरू हो चुकी है और इस बीच उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का एक और बयान आया, जिसके बाद बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। लोगों में कांग्रेस से नाराजगी कम है और कुछ जगह जहां पर ऐसी बात आती है वहां विधायकों ने कैसा समन्वय रखा, कैसे लोगों से बात की, संगठन के लोगों को कितना लेके चले, प्रमुख लोगों को कितना लेके चले और लोगों को कितना लेके चले, कहीं ग्रुप में तो नहीं सीमित हो गए। तो ऐसे ऐसे जगहों से फिर बात आती है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के इस बयान ने कुर्सी की रेस में आगे निकलने की होड़ में जुटी बीजेपी को एक और मौका दे दिया है सत्ताधारी पार्टी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने का। सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति ठीक है, लेकिन बीजेपी भी मजबूत है। मामला 60-40 का है। विधायकों की परफॉर्मेंस पर भी टीएस सिंहदेव
शक जता रहे हैं। तो जितना भी गहराई में सर्वे कर सक रहे हैं उस हिसाब से जो सर्वे का डाटा आ रहा है उसमें यूनिफॉर्मली सरकार की स्थिति, कांग्रेस से नाराजगी बहुत नहीं दिख रही, लेकिन भाजपा को वोट नहीं मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति। उप मुख्यमंत्री के 60-40 के रेशियो की बीजेपी ने 40-60 होने का दावा किया है। पार्टी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव कह रहे हैं कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने हार मान ली है। 60% कांग्रेस विधायकों की परफॉर्मेंस खराब है। जनता में सरकार के कामकाज को लेकर नाराजगी है, लिहाजा इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार तय है। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति आम जनता के बीच में एक नकारात्मक छवि आई है, जिसको स्वयं पीएल पुनिया जी के समय ये स्वीकार किया गया था कि लगभग 39 उम्मीदवार से लेकर 40 उम्मीदवारों की रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है। अब इसको डाइल्यूट करने के लिए, उस पर लीपापोती करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और यदि रेपुटेशन ही सब कुछ ठीक है तो सर्वे कराने की आवश्यकता क्या है कि आपकी स्थिति क्या है। इससे पहले भी उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिसके सहारे प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी को सरकार को घेरने का मौका मिला है। एक बार फिर सिंहदेव के बयान ने सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी बीजेपी को संजीवनी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के विधायक बृहस्पत सिंह ने निशाना साधा है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि टीएस बाबा बहुत बड़े नेता हैं, क्या और कैसे बोल रहे हैं ये तो हाईकमान जाने। हमारा राजा कितना बड़ा विद्वान है, कम से कम हस्तक्षेप तो नहीं कर रहा। टीएस सिंहदेव ने कुछ दिन पहले मंच से समझौता नहीं करने की बात कही। कितना बड़ा हमारा राजा विद्वान है यार, कि कम से कम हस्तक्षेप तो नहीं कर रहा है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, बधाई उनको, बहुत बधाई देता हूं उनको कि स्वतंत्र भारत में, लोकतंत्र में किसी को हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं, जनता को स्वतंत्र चुनने देना चाहिए। और उन्होंने ये निर्णय लिया, राजा साहब को बहुत बधाई देता हूँ। अभी टीएस बाबा को टिकट मिल गया क्या? भूपेश बघेल को टिकट मिल गया क्या? तो बृहस्पति को कहाँ से मिल गया भाई? अभी तो स्क्रीनिंग कमेटी बैठक करी, जो सारी जगह बातें आएगी और सभी लोग तय करेंगे कौन चुनाव लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा। हाईकमान जो तय जहाँ जिसको आदेश करेगा वहाँ चुनाव लड़ेगा। बाबा बहुत बड़े नेता हैं, वो तो क्या क्या बोल रहे हैं, लगातार कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो तो हाईकमान जाने। और हाईकमान के ऊपर छोड़ता हूँ, मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। कोरबा के कटघोरा मंडल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के विधानसभा पर्यवेक्षक ओपी चौधरी ने कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी में जुट जाने के निर्देश दिए। बैठक में विधानसभा पर्यवेक्षक ओपी चौधरी ने कार्यकर्ताओं का जोश भी बढ़ाया। वरिष्ठ नेताओं को, पदाधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग विधानसभाओं में पर्यवेक्षक के रूप में भेजा है और चुनावी रणनीति की दृष्टि से और प्रत्याशियों की दृष्टि से कार्यकर्ताओं के मन की बात को समझने के लिए भेजा है। और उन बातों को समझ करके हम प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से राष्ट्रीय नेतृत्व तक बातों को पहुंचाया जाएगा और फिर पार्टी अपना निर्णय करेगी और जो भी निर्णय होगा। भारत में अगले महीने G20 देशों का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और इससे पहले प्यू रिसर्च सेंटर में वैश्विक स्तर पर भारत के प्रभाव को लेकर सर्वे किया गया। इसमें पूछा गया था कि क्या दुनिया के दूसरे देशों में भारत का दबदबा बढ़ा है, तो 68% भारतीय मानते हैं कि हां, भारत का दबदबा बढ़ा है। वहीं तकरीबन 80% भारतीयों ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है और 12 देशों के 37% वयस्कों ने पीएम मोदी के काम की तारीफ की है। गौरतलब है कि प्यू रिसर्च सेंटर ने इस सर्वे में भारत और 23 अन्य देशों के 30,000 लोगों की राय को शामिल किया है। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। भारत जल्द ही दुनिया के ताकतवर देशों के सबसे बड़े आयोजन G20 समिट का आयोजन करने जा रहा है।
न सिर्फ पीएम मोदी की अगुवाई में भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है, बल्कि ग्लोबल पहचान के मामले में भारत की तरफ आज दुनिया देख रही है। कोविड संकट में जरूरतमंद देशों के कोविड वैक्सीन की मदद हो या अपने स्पेस प्रोग्राम से चांद पर तिरंगा फहराना हो, आज पीएम मोदी की अगुवाई में नया भारत नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। भारत फिलहाल दुनिया की नजरों के केंद्र में है। हाल ही में एक ताजा सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में लोकप्रियता और एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्वीकार्यता की एक झलक मिली है। देश के अगले हफ्ते दुनिया के तमाम ग्लोबल लीडर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने नई दिल्ली आ रहे हैं। प्यूज रिसर्च सेंटर के सर्वे की माने तो 10 में से 8 भारतीयों का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बना हुआ है। लोगों का मानना है कि बीते वर्षों के दौरान भारत का कद दुनिया भर में बढ़ा है। 79% भारतीयों ने माना है कि भारत का प्रभाव बढ़ा है। 10 में से 8 भारतीयों ने माना है कि भारत मजबूत हो रहा है। 55% भारतीयों ने माना है कि पीएम मोदी ही भारत का भविष्य हैं। 23 देशों के 46% लोगों ने माना है कि भारत की ग्लोबल पहचान मजबूत हुई है। 23 देशों के 46% लोगों ने माना है कि पीएम मोदी सही वैश्विक फैसले लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि यह सर्वे कैसे हुआ है। कुल 23 देशों में इस सर्वे को किया गया है और 30,861 लोगों की राय ली गई है। 20 फरवरी 2023 से 22 मई 2023 के ये बीच के आंकड़े हैं। दुनिया भर के कुल 23 देशों में 30,861 लोगों पर किए गए प्यूज रिसर्च सेंटर के इस सर्वे में कई अहम बातें सामने आई हैं। सर्वे के लिए 20 फरवरी 2023 से 22 मई 2023 के बीच के आंकड़े जुटाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए आप। Headlines presented by